अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट डिसीजंस, ठीक है। उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड और आउटसोर्सिंग को देखा, और उसके बाद हमने रिक्रूटिंग प्रेजेंस एंड इमेज की बात की कि रिक्रूटमेंट ऐड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऐड में क्या चीज़ें ऐड करने वाली होती हैं, क्या नहीं, वो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं नेक्स्ट आगे स्लाइड में। रिक्रूटर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी एक वजह है। देखो, अच्छा, कोई मुझे वैसे बता सकता है अप्रोक्सीमेटली कि एक एवरेज जो टाइम होता है रिक्रूटर लगाता है किसी की सीवी पे, ठीक है, वो कितना है वैसे आपके ख्याल में? एवरेज टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। 24 आवर्स। कितने आवर्स सीवी की बात? 24 आवर्स। अच्छा, सर 15 मिनट्स। ठीक है, मैं एक बंदे की सीवी की बात कर रहा हूँ। सीवी पे तो सर 2 मिनट में पता चल जाता। ठीक है, और ये यस 20, सर। ठीक है, कुछ लोगों को सॉरी। 24 आवर्स में पता चलता है। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मैंने एवरेज टाइम की बात की, ठीक है। ऑब्वियसली जिसके पास टाइम टाइम ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम लगाएगा किसी की सीवी पे, जिसके पास कम होगा वो कम। लेकिन जो डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं और जो चीज सामने आई है कि जो एवरेज टाइम है वो 40 सेकेंड्स है, ठीक है। आप अंदाजा लगाओ, ठीक है, कि एक बंदे ने एटलीस्ट 22 साल का जो भी कैरियर है उसका, या 25 साल का, ठीक है, आल्दो वो सारा एकेडमिक है, उसमें कुछ इंटर्नशिप्स होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन यू हैव लेस देन अ मिनट टू इम्प्रेस समवन, ठीक है। सीवी पे इम्प्रेस करोगे तो शॉर्टलिस्ट होगा ना, फिर आगे वो टेस्ट इंटरव्यू तो खैर बात की कहानी है, ठीक है। तो हम इस डॉक्यूमेंट को भी बड़ा लाइट समझते हैं कि यार किसी का भी छापा मार लो, किसी का भी फॉर्मेट ले लो, ठीक है। चौका लिखा हुआ है, चौका उसको आसानी से नजर आ जाएगा कि ये 4 सीजीपी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसकी अलग टिप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिक्रूटर ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके पास एक बल्क आता है सीवीज का। ऐसा नहीं है कि आपने एक पोस्ट दी और शायद कुछ लोग अप्लाई, हाँ, अगर किसी को पता ही नहीं चला कि कोई पोस्ट आई और आपने ऐसे मीडियम को यूज किया जहां लोग अप्रोच नहीं करते, फिर तो शायद चांस है। लेकिन स्टिल आजकल लोगों के पास इतने ज्यादा चैनल्स की ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि वो मल्टीपल चैनल्स को पे भी वो एड लगाते हैं, ठीक है। और उससे होता क्या है कि उन सबको मैनेज करना एक रिक्रूटर को आना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें एक फिल्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप फिल्टर लगा देते हो। आप में से अगर किसी ने रोजी पे कभी अप्लाई किया हो तो आपको आइडिया होगा, वैसे बहुत सारी साइट्स पे भी अभी फिल्टर लगता है। फिल्टर क्या, लेट्स सपोज हमने मार्केटिंग ऑफिसर रखना है, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि स्ट्रिक्टली हमारा अपना क्राइटेरिया है कि यार सिर्फ मेल होना चाहिए। मैं सिर्फ मेल जेंडर की बेस पे फिल्टर आपको समझा रहा हूँ। तो क्या होगा कि अगर लेट्स लेट्स सपोज आमना अप्लाई करती है, सना करती है, नाफला करती है, या और जो भी हम कोई और फीमेल है वो अप्लाई करती है, तो वो उसका अप्लाई कभी भी नहीं होगा चाहे वो बाकी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हो। उसकी एक वजह है, हमने फिल्टर क्या लगाया हुआ है, ओनली सीरीज ऑफ मेल कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो फीमेल को वो अप्लाई नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसके इन चीजों को मैनेज करना, इन चीजों को हैंडल करने के लिए रिक्रूटर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि बस उसने सीवियां डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड खाने में जाती जा रही है, ठीक है। वो रोजी हो, मुस्तकबिल हो, वो कोई भी चैनल हो, ठीक है, रिक्रूटर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा माने रखती है, ठीक है। उसको इस बारे में ट्रेन करना जरूरी है, ये भी रिक्रूटमेंट डिसीजंस के अंदर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एक चीज आ जाती है रेगुलर वर्सेस फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। ये हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आया आपको रेगुलर लोग चाहिए फुल टाइम, या आपको पार्ट टाइमर्स चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट वाले चाहिए, ठीक है। हमने दोनों के प्लस माइनस भी देखे थे, ठीक है, लेकिन अभी हम प्लस माइनस की डिटेल में नहीं देख जाते। लेकिन ये चीज क्लियर करना बड़ी जरूरी है कि हम मार्केटिंग ऑफिसर जो रख रहे हैं, आया वो हमने उसको फुल टाइम रखना है या हमने उसको पार्ट टाइम रखना है, ठीक है। जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आप जब आईटी के कुछ लोग हायर करते हो ना, फुल की बात नहीं कर रहा, अगर लेट्स सपोज आपको उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि वो बस आए, सर्वर चेक करे, ठीक है, अगर कोई इशू है वो तब रिजॉल्व करे, फिर आपको 30 दिन के लिए सैलरी देने की उसकी जरूरत नहीं है, आप कुछ आवर्स पे भी रख सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। हाँ, अगर वर्कलोड ज्यादा है फिर आप ऑब्वियसली रेगुलर स्टाफिंग की तरफ जाओगे। तो ये भी चीज इसके अंदर सोचनी है। तो अभी वो आपको, आप ऐड की बात कर रहे थे ना, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ऐड, इसमें और भी चीजें हैं। जैसे हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, रिक्रूटिंग ऐड, फिर रिक्रूटर की ट्रेनिंग, फिर रेगुलर वर्सेस फ्लेक्सिबल स्टाफिंग, फिर वो ईईओ जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को मेक श्योर करना कि आप जो भी ऐड देने जा रहे हो या जो भी पोजीशन को फिल करने जा रहे हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम, ठीक है, कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने
लोडिंग अनलोडिंग करवानी है, तो ऑब्वियसली फीमेल विल नॉट बी प्रेफर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और जो एक फिजिकल स्टेमिना या एक कैपेसिटी है वो मेल वर्कर की ज्यादा है, ठीक है, कुछ चीज उठाने में, अपलिफ्ट करने में, उसको कहीं लोड अनलोड करने में, ठीक है। लेकिन हम अगर नॉर्मल वैसे जेनेरिक पोजीशंस की बात करें, ठीक है, तो उसमें इस तरह के बैरियर्स कभी भी नहीं लगाने चाहिए कि यार आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर कोई डिजर्विंग है तो उसको देनी चाहिए, तभी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हम कंप्लायंस कर सकेंगे, उसको फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे जहन में कुछ बाइसनेस होती है ना, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है। या आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे कि बाइस्ड हो जाते हैं रिक्रूटर्स, ठीक है, समटाइम। तो उस बाइसनेस को कैसे कम करना है ताकि एक जो जो मतलब रियल टैलेंट है वो सामने आए, बजाय इसके कि हम बाइस्ड डिसीजंस करें। फिर रिक्रूटमेंट चॉइसेस, यानी कि जिसके अंदर रिक्रूटमेंट मेथड्स आ जाते हैं, ये फोर्थ स्टेप है, यहीं पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, चौथा स्टेप है इसका, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप विद इन अ कंपनी एड्स वगैरह, और वो उसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं, और कुछ होते हैं आउटसाइड, ठीक है, वो उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेथड्स, ठीक है। अ, पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर रिक्रूटमेंट एड का थोड़ा सा बता दूं, देन हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। चलें, पहले हम इंटरनल एक्सटर्नल के प्लस माइनस देख लेते हैं, फिर आगे ऐड की भी हम बात कर लेंगे। आप कोई बता सकते हैं कि अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका प्लस क्या हो सकता है? इस स्लाइड को चाहे अभी ना देखें आप, आपके जहन में जो भी है। अगर हम कंपनी के अंदर से ही कोई बंदा प्रमोट करें या हायर करें, उसका फायदा क्या होगा? सर ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो यूज्ड टू होगा, उसे कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कंपनी एनवायरनमेंट उसको पता होगा, और सर वो पहले काम करता होगा तो उस पर ट्रस्ट भी होगा। बिल्कुल सही, यानी कि वही बात है सना वाली कि वो यूज्ड टू है, वो प्लीज माइक। फिर उसको मोटिवेशन मिलेगी मजीद परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी एक्सीलेंट। परफॉर्मेंस के और लिए। एक चीज अमाद, सिर्फ उसको नहीं मिलेगी, औरों को भी इस तरह मिलेगी, वो भी ये सोचेंगे कि यार अगर हम भी फुल एंथुसियाज्म के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ, तो ये कंपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है, तो वो भी बड़ा डेडिकेशन के साथ काम करने लग जाएंगे। तो ये दोनों बड़े अच्छे प्लस हैं कि एक उसका मोटिवेशन लेवल, यानी कि मोराल बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपको उस पर ट्रेनिंग कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, कुछ ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक नई पोस्ट है, ठीक है, या आपने उसको निचली पोस्ट से ऊपर किया है तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ही, लेकिन ऊपर वाली पोस्ट के ऑब्वियसली कुछ और काम होंगे, उसके पैकेज भी ज्यादा है, उसकी ड्यूटीज भी ज्यादा होंगी, उसमें चैलेंजेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो ठीक है, यूज्ड टू होगा। और क्या हो सकता है प्लस इसका इंटरनल का? सर रिक्रूटमेंट का टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी काफी सारी। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े वैलिड पॉइंट है कि आपको एक तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप विद इन अ कंपनी किसी बंदे को हायर कर रहे हो, ठीक है, या उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, जो भी सोर्सेज आप लगाते हो वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, और टाइम बच जाएगा। आपको वो इतने ज्यादा एड्स बाहर लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर से लोगों की सीवियां शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो पूल में या वो आपके डेटाबेस में वो बंदा है, ठीक है। अच्छा, जितने इंटरनल के प्लस है ना, ठीक है, वो एक्सटर्नल के क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स, माइनस हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको एक एक के प्लस और माइनस सही तरह से समझ आ गए ना, तो जो ए के प्लस होंगे वो दूसरे के माइनस होंगे, और जो ए के माइनस है वो दूसरे के प्लस होंगे, ठीक है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इंटरनल करोगे तो मोराल ज्यादा होगा, एक्सटर्नल करोगे तो क्या होगा? मोराल ज्यादा नहीं होगा ना, जो विद इन यस सर। कंपनी, ठीक है। आपका टाइम और कॉस्ट इंटरनल में बच रही है, लेकिन एक्सटर्नल में नहीं बचेगी, तो एक्सटर्नल का ये क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके यस सर। एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। तो ए को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, ए के प्लस भी माइनस भी, जो ए के प्लस होंगे वो दूसरे के माइनस होंगे, और जो ए के माइनस है वो दूसरे के प्लस होंगे, ठीक है। तो ये चार मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो स्लाइड्स में भी हैं, कि इंटरनल का से मोराल बूस्ट अप होगा, ना सिर्फ उस एम्प्लॉय का, बल्कि उससे जो सराउंडिंग में लोग होंगे वो भी काम डेडिकेशन के साथ करेंगे, ठीक है। उनको ऑलरेडी कंपनी के कल्चर का पता होगा, सिचुएशन का पता होगा, वर्क इन्वायरमेंट का पता होगा, वो यूज टू होंगे, उनको ट्रेन करने की कम जरूरत होगी, ठीक है। तो ये सारे सेकंड पॉइंट में इसकी थोड़ी सी एलेबरेशन आप कर सकते हो। फिर रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम लगेगी, जो आकाश ने कहा, आपका टाइम कम लगेगा, तो ये सारे प्लस हो गए आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू।
अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर हम विद इन कंपनी कोई बंदा हायर करते हैं तो? सर जो वो सर प्रीवियस पोस्ट पे काम फेवरेटिज्म। कर रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता। प्रीवियस पोस्ट पे काम करता है उसके लिए न्यू बंदा चाहिए होगा ना फिर। नहीं हसन सॉरी मुझे नहीं समझ आई मिसाल क्या सर ड्रॉबैक बाकी क्या है? लोगों को मिसाल अपॉर्चुनिटीज के नहीं मिल तौर पे, पाएंगी। अगर वो प्रीवियस पोस्ट पे काम करता था, मिसाल के तौर पे एडमिन में काम करता है, उसको फाइनेंस में ले आए हैं, तो अब एडमिन में एक बंदा कम हो गया, इस तरह नहीं 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 हो वो सकता? हसन हम उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे वो लेट्स सपोज असिस्टेंट मार्केटिंग था और हमने उसको मार्केटिंग ऑफिसर लगा दिया। हम ये नहीं कह रहे कि टोटली उसकी जॉब ही चेंज कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मुझे ऊपर पोजीशन पे एक बंदा चाहिए तो मैं बजाय नया बंदा एक लेके आऊं, अगर मुझे किसी में टैलेंट लग रहा है तो मैं नीचे वाले को भी तो प्रमोट कर सकता हूँ ना। ये भी तो एक इंटरनल रिक्रूटमेंट ही है ना। यस सर, ठीक है, तो इस केस सही में बात है। आपको कुछ डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं कि अगर हम कंपनी के अंदर ही लोगों की हायरिंग करेंगे और बाहर से बंदा नहीं लाएंगे? सर इसमें फेवरेटिज्म भी आ सकता है वैसे, ठीक है, कि फेवरेटिज्म आप किसी को फेवर। देखो ठीक है, बिल्कुल सही, आप फेवर कर सकते हो, लेकिन ये प्लीज अपने माइक म्यूट रखो यार। सना आपकी बात ठीक है कि फेवरेटिज्म आ सकता है, लेकिन फेवरेटिज्म इज बाइसनेस, वो एक बाइसनेस है। ठीक है, यानी कि अगर वो मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मैं जिस मर्जी को रख लूं, वो बाइसनेस को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सर सर मुझे लगता है एक कि पॉइंट ये हो क्वालिफिकेशन सकता है। वगैरह का शायद होगा इशू, कि इसमें ये भी तो हो सकता है कि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन ना हो या इतना वो उसको उतर ना हाँ, सकता नहीं हो। नहीं, हम सरकमस्टांसेस की बात नहीं कर रहे हैं हसन, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इंटरनली रखेंगे तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। सर सर हमें बाकी न्यू को आइडियाज के जैसे हम बाहर से कोई हायरिंग करते हैं तो न्यू आइडियाज न्यू इनोवेशन आती है, तो वो हाँ, फिर गुड, उसी तरह शाबाश, वेरी करता है। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही सना का बड़ा ये वैलिड पॉइंट। इसको मैं एक्सप्लेन कर लूं फिर बाकी डिसएडवांटेजेस पे जाता हूँ कि आपके पास वो नया ब्लड नहीं आएगा, नए आइडियाज नहीं आएंगे। उसकी एक वजह है, आप कंपनी के अंदर से ही बंदा हायर कर रहे हो ना, वो चाहे प्रमोट करके कर रहे हो या किसी और बंदे को उस जगह पे लगा रहे हो, लेकिन वो विद इन अ कंपनी वो बाहर से एक्सपोजर तो नहीं लेके आया हुआ ना। आप जब बाहर से लाओगे, ठीक है, कोई भी बंदा, तो क्या होता है उस वो नए आइडियाज लेके आता है, वो अपना एक्सपीरियंस जो वो उसने बाहर किसी और कंपनी में सीखा हुआ होता है या किसी और यूनिवर्सिटी में सीखा होता है, तो वो चीजें भी ऐड हो जाती हैं। जब वो रहा ही उस एनवायरनमेंट में, तो उसकी और आपकी लर्निंग में इतना फर्क तो नहीं होगा ना, वो भी तो उसी एनवायरनमेंट में ही बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज ये है इंटरनल का कि नया ब्लड या नए आइडियाज आपको कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बंदा वहीं का ही है। गुड, और कोई? हम सर ये है कि डिसएडवांटेज की बात कर रहे अनएम्प्लॉयमेंट बरकरार ही रहेगी। हैं। हाँ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट देखो वो तो बाहर वालों का काम है ना, मतलब कंपनी को उससे फायदा, मतलब कंपनी को उससे एक बात है क्या कंसर्न, उसका तो काम पूरा हो रहा है ना, अगर वो बंदा चाहे इंटरनली रख रहे हैं या एक्सटर्नली रख रहे हैं। हाँ ये तो है। सर रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जिसकी वजह से उसको काफी टाइम लगेगा, तो मतलब अगर नया बंदा आएगा तो जल्दी जस्ट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा जस्ट होने में, और नया एडजस्ट न्यू जल्दी नहीं आइडियाज होता, होगा तो मतलब। नया हमेशा लेट एडजस्ट होता है, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, अच्छा चलो मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। आपको प्लस समझ आए थे इंटरनल के जो 3-4 मैंने डिस्कस किए? यस सर। ठीक है, यस सर। नेगेटिव में एक पॉइंट तो हमने कहा कि नया ब्लड नहीं आएगा, नया एक्सपोजर नहीं आएगा। एक और चीज होती है, देखो देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर आप इंटरनली कोई भी बंदा ला रहे हो, वो पॉलिटिक्स में भी तो इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ। और आपको पता है जो जितना पुराना होता जाता है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग, लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रुपिंग वाला। ठीक है, यानी कि अपना ग्रुप बना लिया और अगर लेट्स सपोज उनका दिल किया कि काम नहीं करते, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक बंदा अपने दोस्तों से भी कह देगा यार आज काम नहीं करते। ठीक है, तो क्या उनकी ग्रुपिंग स्ट्रांग हो जाती है, और जब एक ग्रुप पावरफुल हो जाता है ना, तो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो जैसे वो याद है गिलगित की, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वो एक बच्चे का कार्ड नहीं बना था तो उन सब ने वो इशू क्रिएट कर दिया था। ठीक है, कि ये लो कार्ड्स और हम काम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो सम टाइम वो ग्रुपिंग करके पॉलिटिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर्डल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एक नया बंदा है, वो इतनी जल्दी तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा ना, ऑब्वियसली उसने अपने पांव जमाने हैं। ठीक है, उसने उसने अपने आप को मनवाना है। ये नहीं कह रहा कि वो मतलब साफ सुथरा होगा, वो बड़ा नेक नियत होगा। ठीक है, अल्लाह सब की नियतें ठीक करे। द थिंग इज कि शायद पुराने वाले बंदे को वो सारे गुर पता होते हैं जो शायद नए आने वाले बंदे को इतनी जल्दी नहीं पता चलता। ठीक है, तो वो कहीं शॉर्टकट्स के चक्कर में भी जा सकता है, तो ये नेगेटिव है। एक्सटर्नल के प्लस वही होंगे जो इसके डिसएडवांटेज थे इंटरनल की। क्यों? क्योंकि एक नया एक्सपोजर आ जाएगा, न्यू ब्लड आ जाएगा, वो देयर आर लेस चांसेस कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
इसके अगर नेगेटिव्स की बात करें एक्सटर्नल की, तो अगेन उसको ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, आपका टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, उसको यूज टू कराने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इज इट क्लियर कि रिक्रूटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल के प्लस माइनस क्या हैं? अभी हम उनके चैनल्स की बात कर लेते हैं, सोर्सेज की। जो लास्ट था ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये स्टेप, ये इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इनके प्लस माइनस डिस्कस किए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंटरनल सोर्सेज हैं कौन से और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कौन से, ताकि हमें क्लियर कट पता हो कि कभी जब भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी हो या एक्सटर्नल, तो वी मस्ट नो द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटर्नल की तो खैर स्लाइड है, मैं इंटरनल आपको वैसे कुछ बता देता हूँ, ठीक है, फिर एक्सटर्नल की तरफ आता हूँ। द फर्स्ट वन इज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से मुराद क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज का एक डाटा सेट होता है, उसका नाम क्या है, तालीम कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, हमारी कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या करता था वो, उसकी स्किल्स क्या है, वो पूरी एक मतलब उसके पास एक डेटाबेस होता है। वो किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, वो एक्सेल की लिस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन के वो डेटाबेस को कैसे मेंटेन करती है, ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई भी एक नई पोजीशन आई है जो वैकेंट है, ठीक है, या जो आप अभी क्रिएट कर रहे हो क्योंकि उसकी नीड अराइज हुई है, तो आप समटाइम ये भी करते हो, ये प्लीज स्लाइड्स के ऊपर ये नहीं करो, जो भी कर रहे हैं प्लीज इस तरह नहीं करो। अच्छा, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने डेटाबेस को चेक करो और आपको उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमने एचआर प्लानिंग में डिसाइड किया था कि इतनी क्वालिफिकेशन हो, इतना एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो उस क्राइटेरिया से मैच कर रहा हो आप उसको वो पोजीशन दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने रिसेंटली शेयर किया था कि देयर वाज अ पोजीशन ऑफ पीएचडी रिसर्च कोऑर्डिनेशन, तो रदर इसलिए कि वो एक नया बंदा लेके आए, ठीक है, उसको समझाएं, उसको अलग से अलाउंस दें, उन्होंने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन लेक्चरशिप के साथ ही वो चीज ऐड कर ली, ठीक है, कीपिंग इन माइंड माय प्रोफाइल, ठीक है। तो आप समटाइम अपने डेटाबेस को देखते हुए और उससे मिलता जुलता जो आपको एक पर्सनल लग रहा होता है कि ये क्राइटेरिया को मीट करता है, आप उसको वो चीज असाइन कर देते हो, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, डेटाबेस, ठीक है। दूसरी चीज ये है नोटिस बोर्ड। कंपनीज के अंदर नोटिस बोर्ड्स भी लगे हुए होते हैं, जैसे रिफा के अंदर भी लगे हैं, ठीक। वो तो खैर स्टूडेंट के लिए ज्यादा है, लेकिन हमारा हमारा क्या हो सकता है कि इंटरनल ईमेल्स आती रहती हैं अक्सर हमें कि यार हमें फलानी पोजीशन वेकेंट, अगर आपको कोई लगता है कि इस क्राइटेरिया को कोई मीट करता है तो यू कैन रेफर, ठीक है। तो वो नोटिस बोर्ड्स पे भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अभी हमने बात की प्रमोशंस की या ट्रांसफर्स की, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो एक ऊपर वाली पोस्ट है और नीचे वाला बंदा बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है उस पोस्ट के लिए, या वो उस क्राइटेरिया को मीट करता है, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो, साथ कुछ ट्रेनिंग दे सकते हो ताकि वो उस नई पोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये भी एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेथड है। अब इन सब मेथड्स में क्या है, कॉस्ट कम है, टाइम कम लग रहा है, मोराल उस बंदे का हाई हो सकता है, बाकी लोगों के लिए भी मोराल हाई हो सकता है, ठीक है, जो देखेंगे कि हाँ यार कंपनी अपने लोगों को बड़ा फैसिलिटेट करती है, उनको रख भी लेती है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक एम्प्लॉय रेफरल सिस्टम होता है। वो ये कि मिसाल के तौर पे वो ये कह सकते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आकाश, आप ये मेरी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ और हमें कोई बंदा चाहिए, मैं कहता हूँ यार आपके कुछ सर्कल में या कोई नेटवर्क में है कोई बंदा जो आप समझते हो इस पोस्ट के लिए काबिल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आकाश का बंदा मैं रख ही लूंगा, लेकिन ये भी तो है कि शायद वो वाकई वो डिजर्व करता हो और वो क्राइटेरिया को मीट कर ले, तो वो सिर्फ रेफर ही कर रहा है, वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसकी सिफारिश कर रहा है कि आपने यही रखना है, ठीक है। इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर कोई ये कहता है फोर्सफुली कि नहीं यही रखना है, फिर तो ऑब्वियसली वो सिफारिश है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई रेफर कर देता है और आप उसको प्रॉपर टेस्ट इंटरव्यू स्क्रीनिंग के बाद चेक करते हो और वो आपके क्राइटेरिया को मीट करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरनल रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है, मेथड होता है, ठीक है। फिर सम टाइम आप ये भी करते हो कि आप फॉर्मर एम्प्लॉयज को भी बुला लेते हो। याद है जब हम शॉर्टेज हो गई थी तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि जो लोग छोड़ गए हैं हम सम टाइम उन्हें भी बुला लेते हैं अगर आपको कोई सही से बंदा ना मिल रहा हो, क्योंकि वो यूज्ड टू होते हैं, उन्हें ऑलरेडी सारा कुछ पता होता है, बस जो भी था आपने उन्हें निकाला या खुद निकल गए या अभी वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप सम टाइम उन्हें भी कॉल कर लेते हो, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो these are some of the internal recruitment methods which contains database, notice boards, promotions, transfers हो गए, ठीक है, employee referrals हो गए और former employees, ठीक है, जो मतलब छोड़ चुके हैं। अच्छा, अब तो these are some of the external, जो भी आपके सामने स्लाइड है इसमें से हम बारी बारी एक एक को डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें कोई मुझे बता सकते हैं कॉलेज रिक्रूटमेंट का एक कॉन्सेप्ट पिछले कुछ दिनों में बड़ा एक इन हुआ है। यूनिवर्सिटी में भी कुछ इस तरह के सेशंस होते हैं, प्लेसमेंट सेल, कुछ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेलेक्टिव बड़ा होता है, ठीक है। कॉलेज रिक्रूटमेंट क्या है वैसे, कोई बता सकते हैं मुझे? सर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो जाके तो कहते हैं कि आप मतलब नया टैलेंट उठाते हैं, वहाँ से इंटर्नशिप के लिए ज्यादातर लोग वहाँ से आते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड, नए बिल्कुल जो सही। डिग्री होल्डर्स वगैरह जो नए फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको वो कहते हैं कि आप जो है वो अगर इंटर्नशिप करना चाहें तो आप आए हमारे पास, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या इस तरह मतलब कुछ स्टिपेंड देते हैं उसके लिए। इंटर्नशिप में कुछ ये जो कंपनीज होती हैं वो 6,000 10,000 15,000 तक स्टिपेंड भी देती हैं। हम्म, तो वो उधर से मतलब नया फ्रेश स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये यही है जो काश ने बताया कि आप किसी कॉलेज में चले गए या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो आप ज़्यादातर इंटरमीडिएट लेवल तक होते हैं। कुछ बैचलर्स के भी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स भी मिल सकता है, मास्टर भी मिल सकता है। कुछ इदारे क्या करते हैं, ठीक है? और इनफैक्ट रिफ़ा में भी इस तरह के बहुत सारे जॉब फेयर्स होते रहते हैं। इसको जॉब फेयर भी कहते हैं, ठीक है? कि वो आते हैं, ठीक है? वो मुख्तलिफ अपने वो प्लेसमेंट सेल्स लगाते हैं या कह लो अपने केबिन्स बनाते हैं। वहीं पे क्या करते हैं, सीवीज कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको ब्रीफ करते हैं। अगर कोई रेलेवेंट बंदा आप पाते हो, ठीक है, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करके और फिर टेस्ट इंटरव्यू कुछ वहीं पे ले लेते हैं, कुछ अपने ऑफिस का एड्रेस देके वहां पे बुला लेते हैं उनको। इसके प्लस भी हैं, माइनस भी हैं। प्लस तो ये है कि आपको एक यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई बंदा उठा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट, तो आपको देयर आर सो मेनी चांसेस कि आप उसके टीचर से भी पूछ सकते हो, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स भी है। लेकिन इसका नेगेटिव एक पॉइंट है। नेगेटिव क्या हो सकता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट का? सर एक्सपीरियंस कम हो नहीं हो सकता, होगा ही नहीं बिल्कुल। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्योंकि देयर आर मोर चांसेस कि जो भी कॉलेज लेवल में बीबीए या एमबीए या एमकॉम में है, ऐसा नहीं है कि सारे, लेकिन मेजोरिटी ऐसे ही होंगे जो मतलब फ्रेश होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी भी स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है। वो मतलब शायद कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में उनको शायद वो इतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट ना मिले, लेकिन वो आकाश वाली बात कि ये एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए ज्यादा ये स्ट्रेटजी ऑप्ट की जाती है। जब आपको इंटर्नी चाहिए हो या एमटीयू चाहिए हो या कोई बिल्कुल फ्रेश लेवल का आपको बंदा चाहिए, एंट्री लेवल का, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज है कि समटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी करती हैं ताकि लोगों को हमारा नाम थोड़ा सा याद हो। जब आप वो किसी यूनिवर्सिटी में अपना स्टॉल लगाएंगे, ठीक है, आल्दो कोई पोजीशन है या नहीं है, लेकिन लोग उस पर्टिकुलर जो सेल उसने बनाया हुआ होगा या जो अपना एक वो एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ होगा, लोग उसको देख के एटलीस्ट ये जरूर समझ जाएंगे कि यार ये भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो कुछ लोग अपनी प्रमोशंस के लिए, ब्रांडिंग के लिए भी ये करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, ठीक है, जो आते हैं बच्चों को इस तरह का मतलब वो कहते हैं ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है, और वो अपनी प्रमोशन करके चले जाते हैं और बच्चों में को कोई इंटर्नशिप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी प्रमोशन कर के चले जाओ, कुछ की बात करो, सबकी नहीं। हाँ, अगर पोजीशंस वेकेंट है और वो लेके जाते हैं या वो आपके कुछ लोग हायर करते हैं, फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा प्लस है, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग, ठीक है। फिर वो हाई स्कूल्स में भी इस तरह है, ठीक है। लेबर यूनियंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ इदारों के अंदर जो लेबर यूनियंस होती हैं, यूनियन क्या होती है कि कुछ लोग मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं और एम्प्लॉय के कुछ भी इश्यूज हो तो वो मैनेजमेंट के सामने रख देते हैं। फिर लेबर यूनियंस भी ये करते हैं कि अगर उनके नोटिस में या उनके सर्कल में कुछ इस तरह के लोग हों तो वो रेफर कर देती हैं कि यार इसको आप चेक कर लो, अगर ये आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो आप उसको भी हायर कर सकते हो आफ्टर प्रॉपर टेस्ट इंटरव्यू, ये वो, ठीक है। फिर द नेक्स्ट मेथड इज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जैसे कैरियर पाकिस्तान है, मुस्तकबिल तो खैर जस्ट एक पोर्टल टाइप है, वो आपको इंटरव्यू वगैरह की फैसिलिटीज नहीं देता। ब्राइट स्पायर भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग तक हेल्प कर देता है, ठीक है। डायरेक्शंस है जो आपके प्रॉपर इंटरव्यूज भी लेके आपको 3-4 बंदे गिने चुने दे देता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आप इनके थ्रू भी क्या करते हो, अपनी रिक्रूटमेंट की सर्विसेज अवेल कर लेते हो या उस प्रोसेस को चला लेते हो। फिर इसके अलावा न्यूज़पेपर्स आपके सामने हैं, ठीक है। वो इट इज अप टू ऑर्गेनाइजेशंस कि वो किस न्यूज़पेपर में किस पेज पे ऐड लगाती हैं। न्यूज़पेपर में भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो मेन पेज जो बीच में एक जॉब्स का पेज होता है, एक वो होता है जो बिल्कुल 3-4 लाइनों वाला होता है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अच्छी कंपनीज मेन पेज पे लगाती हैं, और जिनके पास थोड़े से इतने रिसोर्सेज नहीं होते या जो लोकल मतलब मुकामी सतह पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जारी होती हैं या इदारे छोटे मोटे, तो वो क्या करते हैं 3-4 लाइनों में
अपना वो चला लेते हैं, या सब पार्ट टाइम जॉब हो तो वो वहाँ पे एडवर्टाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर के अलावा वो अपनी वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट पे भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट पे कुछ कंपनीज बड़ी एक्टिवली उस सीरीज को देख रही होती हैं, कुछ क्या करती हैं कि अपना पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ होता है, वहीं पे आप फॉर्म अपना फिल करते हो और उसके बाद आपके पास उसका डाटा आ जाता है। इनके अलावा सोशल मीडिया है आपका, ठीक है, वो बहुत इन हुआ हुआ है, ठीक है। उसमें अगेन आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे आकाश ने और फरहान ने शुरू में बताया, लिंक्डइन है, फेसबुक पे इतने डिफरेंट जॉब के ग्रुप्स हैं। हम तो शायद फेसबुक को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए समझते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स हैं, रिसर्च के भी ग्रुप्स हैं, जॉब्स के भी ग्रुप्स हैं, इंटर्नशिप्स के भी हैं, स्कॉलरशिप्स के भी हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करो तो आपको आपके पर्टिकुलर स्कोप के अकॉर्डिंगली वो चीजें मिल सकती हैं फिल्टर होकर, ठीक है। फिर विजुअल लर्निंग जॉब्स का एक पूरा पोर्टल है, उस पे बहुत सारी कंपनीज आजकल अपने एड्स लगाती हैं। इंडीड एक साइट है, ठीक है। तो इस तरह की साइट्स एचआर वालों को पता होनी चाहिए, और इनफैक्ट बीइंग दी कैंडिडेट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक कंपनी सिर्फ एक ही सोर्स को यूज करे। आजकल कंपनीज मल्टीपल सोर्सेज को यूज करती हैं, ठीक है। कि जहां से भी अच्छा कोई टैलेंट मिल गया उसको हम क्या करेंगे, कैश कैश कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल मेथड्स एंड एक्सटर्नल मेथड्स। अगर वैसे मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं हर मेथड का, जैसे कॉलेज रिक्रूटमेंट का मैंने पूछा, तो मुझे ये बता सकते हैं ये जो सोशल मीडिया वाले जो चैनल्स हैं, जिसमें फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा पे तो खैर कोई इस तरह की जॉब्स के एड्स इतने सामने मेरे पास नहीं आए, लेकिन स्टिल कंपनीज कर सकती हैं, पेड एड्स भी होते हैं, ठीक है, प्रमोशंस के लिए ये वो। तो ये जो चैनल्स हैं, इनका प्लस क्या और माइनस क्या है, सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं? सर प्लस में आ सकता है कि आपको इजीली जॉब्स के एड्स आप देख सकते हैं, और माइनस में होता है कि ये ज्यादातर फेक होती हैं। नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मैं कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आऊंगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सर सर ऐसे है कंपनी के कि पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के कंपनी के पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू से से देख, जी फरहान। चलो आकाश आप पहले बोल लो, फरहान आप बोल लो पहले। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। हम्म। हर लोगों के पास एक्सेस है सोशल मीडिया की, तो लोग हर टाइम एक्टिव होते हैं उसके ऊपर। तो जब भी कोई ऐड हो तो वो नजर आ सकता है, लोग उसे देख सकते हैं, ठीक हो गया, कि जल्दी मैसेज कन्वे हो सकता है इसके। प्लस हो गया, वेरी गुड। माइनस क्या हो सकता है इसका? सर एक वही माइनस सर, बताऊं आपको। जी जी आकाश। सर सर वो मोस्टली वैसे पता नहीं अब है या नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है, मुझे तो माइनस ही लगता है कि सर जब कोई कंपनी ऐड लगाती है ना, तो उसके बाद दफा ऐसा होता है कि बल्कि ज्यादातर ये ऐसा होता है कि फॉर्मर एम्प्लॉइज कोई नीचे आ जाते हैं कमेंट्स में और आ कहते हैं नहीं ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो हम्म। कंपनी का सारा जो है वो इमेज जो है ना गड़बड़ हो जाता है, और क्योंकि आपको सारी बताऊं दुनिया आकाश, देख ये रखी आपकी होती है। बात बिल्कुल ठीक है, और कुछ लोग अपने ही लोगों से अच्छे कमेंट्स भी करवा लेते हैं। जी सर ये भी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो बुरे ही नजर आते हैं मुझे तो। सही से, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज बताऊं, आजकल अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि लोग कमेंट्स पे इतना गौर नहीं करते, वो कहते हैं चलो कोई ऐड तो मिला ना, करो अप्लाई, ठीक है। तो जी सर ये भी है, बिल्कुल हाँ है। हाँ, तो इसमें जैसे फरहान ने कहा, प्लस तो इसका बहुत बड़ा है कि यार आपके पास ना एक अच्छी तादाद में आपको सीवीज रिसीव हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन उसके साथ एक नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है, कि जब आपके पास देखो, जो सोशल मीडिया पे जब आपको ये लगता है ना कि यार जस्ट एक ईमेल आईडी दी हुई है और सीवी आप ड्रॉप करो, जिसने नहीं भी करना होता ना वो भी कहता है चलो अपनी किस्मत तो आजमाए ना। या क्योंकि वही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि लोग कहते हैं यार कहीं तो हो ना, चाहे अपनी फील्ड की मिले या ना मिले, कहीं तो मिले, ठीक है। तो ना सिर्फ उसमें रेलिवेंट लोग आ जाएंगे, इररेलिवेंट लोग भी अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। तो अगेन वो फिर एचआर पे ना बड़ा एक हेडेक, यानी कि उनपे बड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है कि आप इनमें से छांटी कैसे करें, कौन से वाले ठीक हैं कौन से नहीं, ठीक है। तो इस पे वो फिल्टर वाला एक कॉन्सेप्ट आया था, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था, कि इस दर्द को खत्म करने के लिए, इस मसले का हल करने के लिए उन्होंने फिल्टर्स ही लगा दिए, कि जो इस पर्टिकुलर मेयार पे पूरा उतरेगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट, उसकी मतलब वो सीवी हम तक पहुंच जाए, जो नहीं उतरता उसको आने ही ना दो, हमारे तक पहुंचाओ ही नहीं इसको, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्टर वाला। तो ये चीज हो गई, इसका प्लस और माइनस हो गया। बाकी अगेन न्यूज़पेपर का भी प्लस है, उसकी एक वजह है कि उसको बहुत सारे लोग खासतौर पे संडे या जो वीकेंड होता है उस पे लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। और वो बड़ा एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो उसके जरिए इसको देख लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगेन लाजमी भी नहीं है कि वो न्यूज़पेपर सब तक पहुंचे, ठीक है। तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है।
हाँ सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच भी जाता है, तो हर चीज की कुछ प्लस भी हैं कुछ माइनस भी हैं उसके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल मेथड्स एंड द एक्सटर्नल मेथड्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। बस इसमें मैं हमारे पास 7 एक मिनट है, एक छोटा सा रिक्रूटमेंट का ही एक कॉन्सेप्ट बता के फिर मैं रिक्रूटमेंट यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह। सर ये जो कॉम्पिटिटिव सोर्सेज हैं इसमें, सर कौन ये से? सीएसएस के एग्जाम्स वगैरह जो हैं वो हैं एनटीएस वगैरह सीएसएस वगैरह, जिसमें वो कॉम्पिटिटिव कह सकते हैं हम, देखो ये वो, वो है? नहीं नहीं, वो जो आप वो जो इस तरह के है ना सीएसएस या एनटीएस, ये वो सिलेक्शन में आते हैं। अभी हम जी टेस्ट पे सर। गए ही नहीं है। अब मैंने कहा था ना कि टेस्ट इंटरव्यू सिलेक्शन के अंदर आता है, अभी हम उस तरफ गए ही नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन द सर्च ऑफ पीपल, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। अभी तक हमने कोई यस सर। ये बात नहीं की कि कोई हमारे म्यार पे पूरा उतर है या नहीं। हम सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसी तरह से अप्लाई करें, ठीक है। तो अभी ये कंपेटिटिव सोर्सेज से सिर्फ मुराद जी है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर सोर्स को लिस्ट डाउन कर सको। जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। या जैसे मैंने अब सोशल मीडिया के आपको डिफरेंट चैनल्स बताए, ये रोजी मुस्तकबिल, वो उसमें नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें यस जेनेरिक वो सर। छोड़ दी जाती हैं ताकि सिचुएशन टू सिचुएशन वो होता है, ठीक है। कुछ आपको पता यस है सर। एसएमएस मार्केटिंग आजकल बड़ी चली हुई है, क्या मैं वी रिक्वायर फलाना पर्सन, ठीक है। तो अब वो भी सोर्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो हर सोर्स का वही बात है, अपना प्लस माइनस भी है और वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन भी कि आप किसको लगाते हो। लेकिन बेतहाशा रिक्रूटमेंट सोर्सेज हैं आजकल के दौर में, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो यस सर। आपको वो लोगों का जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी बड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं जो रिक्रूटमेंट ऐड की बात कर रहा था, जो थर्ड स्टेप के अंदर मेंशन था, ये उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो आपने ऐड में लाजमी मेंशन करनी होती हैं। जॉब टाइटल क्या है, कौन सी लोकेशन है, उसकी सैलरी अगर मेंशन करना चाहो, कुछ लोग नहीं भी करते। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन लाजमी मेंशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आपने ऐड दे दिया और यही मेंशन करना भूल गए कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसका ड्रॉबैक क्या होना है कि जब आपने ये डेट नहीं मेंशन की ना, मिसाल के तौर पे मुझे महीने बाद वो ऐड मेरे सामने आता है या मेरी वो जो न्यूज़ फीड होता है उसमें सामने आता है, मैं तो उस टाइम भी अप्लाई कर दूंगा। हालांकि वो ऐड तो शायद 2 हफ्ते पहले लगा था, ठीक है, ये 4 हफ्ते पहले लगा था। तो आप क्लोजिंग डेट लाजमी मेंशन करो और एड्रेस लाजमी मेंशन करो कि अगर बाय पोस्ट आपने सीवी भेजनी है तो कैसे भेजनी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, या अगर आपने ईमेल पे भेजनी है तो ईमेल लाजमी मेंशन करो। ईमेल पे मैं आपको एक टिप भी दूंगा नेक्स्ट सेशन में, आप बिल्कुल, हमारा सेशन एंड हो रहा है, कि किन ईमेल्स पे अप्लाई कर देना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए। वो जो फेक और रियल वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो सना ने बीच में पॉइंट आउट किया, तो वो हमारा ईमेल से भी हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कौन सी रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन सी फेक है, ठीक है। फिर अगेन आपने सीवी भेजनी है, आपने कवर लेटर भेजना है, आपने रिज्यूमे भेजने है, क्या चीज भेजनी है, इन तीनों में फर्क होता है। इंशाल्लाह हम इसको अपनी आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। फिर उसके बाद वही कि एक्सपीरियंस मेंशन करो, एजुकेशन मेंशन करो, स्किल्स, एबिलिटीज, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेंशन करो, ठीक है। कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट्स हैं जो एक अच्छे ऐड के अंदर होने चाहिए ताकि किसी के लिए कंफ्यूजन ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो, ठीक। तो ये हो गया। जस्ट फिर एक और चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, रिक्रूटमेंट पिरामिड। इसको ये आपके सामने जो एक मतलब ट्रायंगल टाइप एक पिरामिड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें होता है कि रिक्रूटमेंट पिरामिड इसको कहते हैं, या रिक्रूटिंग इवैल्यूएशन पिरामिड। देखो, आप इनिशियली अगर मैं कोई भी ऐड लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि यार शायद 100 लोग अप्लाई करें, 200 करें, 300 करें, 400 करें, जो भी करें, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं 100 लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन जब आगे जाके आप टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप 100 को ही बुला लो। शायद आपके उस गिवन क्राइटेरिया पे कुछ लोग उतरते हो, तो क्या होगा, 100 में से शायद 30 लोग रह जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उस 30 में से क्या होगा कि शायद कुछ लोग टेस्ट में रह जाएं, कुछ लोग फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच जाएं। तो 30 के 30 लाजमी नहीं है वो 30 के 30 ही क्वालिफाई कर जाएं, शायद उसमें से भी कुछ रह जाएं, 15 रह गए। फिर अगेन कुछ लोग मेडिकल में भी मार खा जाते हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज मेडिकल भी लाजमी करती हैं, अगर उसमें से भी कुछ रह गए, लेट्स सपोज 10 रह गए या 5 रह गए, ठीक है। कुछ लोग बैकग्राउंड चेकिंग में रह जाते हैं, ठीक है, उनके पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं आते। तो करते कराते देखो कहाँ से हमने प्रोसेस शुरू किया, ठीक है, और आखिर में आप जब ऑफर करते हो, और इवन आप अगर 5 लोगों को ऑफर कर रहे हो, देयर इज पॉसिबिलिटी कि 5 के 5 लोग एक्सेप्ट ना करें। कुछ ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे होंगे, कुछ वैसे ही अप्लाई कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी अच्छी जगह पे सेटल है। हाँ, कुछ उसमें से एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ शायद आपके साथ सैलरी पे नेगोशिएट सही तरह से ना कर पाए,
ठीक है, और आप उसको एक्सेप्ट ना करें ऑफर को, क्या पता 2-3 रह जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि जो रिक्रूटमेंट पिरामिड होता है ना, वो ब्रॉडर से नैरो की तरफ जा रहा है। शुरू में बहुत लोग होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हर स्टेज पे कटते जाते हैं, और फिर वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टू 3 ऑप्शन, या जितनी हमारे पास पोजीशंस होती हैं उतने ही लोग रह जाते हैं। तो इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट पिरामिड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कल से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ लो। वी हैव 2 मिनट्स फॉर डिस्कशन। सर क्वेश्चन आप छोड़ते ही